हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, इन ब्रीफ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, उसका जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से चीजें हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एडमिशन डिटेल्स मेंशन है। अगर कोई हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहता है, एडमिशन करवाना चाहता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स का जो भी हाईलाइट है उसको इस पिक्चर में मेंशन किया गया है। तो फाउंडेशन एज वेल एज क्रैश कोर्स, रेगुलर टेस्ट फॉर प्री एंड मेंस, मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वन ऑन वन मेंटरिंग, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। जो भी क्लासेस ली जाएंगी वो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जो खुद भी एक्सपीरियंस्ड है एग्जाम के तीनों स्टेज को लेके, या फिर सिलेक्शन भी हासिल की है। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो आप हमारे लाइब्रेरी में भी एनरोल करवा सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, कोई कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे बहुत सारे आर्टिकल आज आए हैं न्यूज़पेपर में, अक्रॉस डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो उसमें से मुझे जो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगे उनको पिक किया गया है। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा पीडीएफ आपको दिया है उसमें दो चार आर्टिकल ज़्यादा रहेंगी ताकि आप रिवाइज कर सकें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे। ओके, तो अभी जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है एक्सपोसोमिक्स फॉर बेटर एनवायरमेंटल हेल्थ। अभी एक्सपोसोमिक है क्या, पहला तो ये समझना जरूरी है। ओके, तो एक्सपोसोमिक या फिर एक्सपोसोम अगर हम देखें तो डेफिनेशन इसका ये है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अभी हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ओके, अर्थ में ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं या फिर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट में, उनको उनका इंटरनल जो फैक्टर्स है, जैसे खुद का जो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो एक इंसान को इम्पैक्ट करता है, प्लस जो आपका एक्सटर्नल एक्सपोजर है, ओके, जैसे सनलाइट हो, वाटर हो, एयर हो, ओके, तो सभी को हम ले सकते हैं। तो उसी को एक साथ इन टोटलिटी कहा गया है एक्सपोजर। तो अभी जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट का जो डेफिनेशन ही है वो है कि जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग में है वही एनवायरनमेंट है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है। तो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, जैसे ह्यूमन के ऊपर अभी आपका बायोटिक फैक्टर, जो भी लिविंग फैक्टर है वो इम्पैक्ट डालती है, एज वेल एज जो एबायोटिक फैक्टर है वो भी इम्पैक्ट डालती है। तो किसी भी चीज को हमें क्या करना नहीं है, साइलोस में नहीं देखना है, हमें एक्सपोसोम के जरिए देखना है डिफरेंट जो फैक्टर्स है कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो समझ लीजिए आज अगर हमारा पीने का पानी एकदम शुद्ध है लेकिन हवा शुद्ध नहीं है, तो वो क्या करेगी, हमारे हेल्थ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट का जो हेल्थ हमें प्रोटेक्ट करना है उसको इन टोटलिटी प्रोटेक्ट करना है, कि हमने वाटर जो है उसको प्रोटेक्ट किया, उसको पोल्यूशन से बचाया, अनडिजायरेबल जो कंटामिनेंट्स है उससे बचाया, लेकिन हमने एयर को ध्यान नहीं। तो उससे क्या है, एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेटर एनवायरनमेंट का हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन बेटर वे हम एनवायरनमेंट का हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी इसमें अगर देखें थीम क्या है इस बार के जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स एज अ सिंबॉलिक हैजर्ड।
तो अभी इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को इस बार एनवायरनमेंट डे का थीम बनाया गया है, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन का जो आपका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडियाज एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइसिस, तो अभी जो हमारा एनवायरनमेंट के हेल्थ क्राइसिस के वजह से ओके आपके कितने डिजीज का बर्डन बढ़ रहा है देश का, तो कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल डिजीज बर्डन। तो एनवायरनमेंट के वजह से जितने डिजीज होते हैं उसमें हम 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ऑफ कंटामिनेटिंग वाटर, बिकॉज ऑफ कंटामिनेटिंग एयर, देन सॉइल। तो इसके वजह से क्या होता है, 25% जो ग्लोबल आपकी डिजीजेस है उसका बर्डन हमारे देश से ही देखा जाता है। ओके तो समझ लीजिए अभी जैसे मलेरिया हो या फिर आपका डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, टीबी हो, ओके इनका एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है। तो एनवायरनमेंट अगर कंटामिनेट होगा तो ये क्या करेगा, आपके डिजीज का जो बर्डन है उसको बढ़ाएगा, जो हेल्थ रिस्क है उसको बढ़ाएगा। इससे क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आएंगी। ओके ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी आपके कोलैप्स होगा। तो अभी चैलेंज क्या है कि हम जब भी एनवायरनमेंट का इश्यूज को डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजों को साइलोस में डिस्कस करते हैं। तो उसको साइलोस में ना डिस्कस करते हुए उसको एक आपका क्या करना है, एक कंपोनेंट की तरह डिफरेंट फैक्टर्स को एक कंपोनेंट मतलब एक आपका कंबाइंड तरीके से, हॉलिस्टिक तरीके से देखना जरूरी है। ओके तो अभी उसके लिए हमें हमारा चैलेंज क्या है, लैक ऑफ रियल टाइम डेटा हमारे पास कम है, और अगर है तो भी हम उसको इंटीग्रेटेड वे से नहीं देखते हैं। फिर जो लॉन्ग टर्म में जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर का डाटा है कि अभी अगर लॉन्ग टाइम आपका एयर पोल्यूटेड रहा तो उसका हेल्थ में क्या इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ओके फिर जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी एडिक्वेट है। तो इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, ठीक करना है, और एनवायरनमेंट को एक होलसम मैनर में देखना जरूरी है, इन टोटालिटी देखना जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। तो अभी ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूं तो जैसे आपके जो हेल्थ क्राइसिस आती है, ओके जो डिजीज होते हैं लोगों को, जैसे आपके कोरोना हो या फिर आपके जो वाटर बॉर्न डिजीज हो या फिर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ डिजीजेस, तो उसमें हम क्या है, अगर सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में ध्यान देंगे तो डिजीजेस को टैकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्या रखा है आज के समय पे, वन हेल्थ का अप्रोच अपनाया है कि आपका जो एनवायरनमेंट का हेल्थ है, फिर जो एनिमल का हेल्थ है, और देन जो आपका ह्यूमन का हेल्थ है, ये क्या है, कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि हम एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉइल से हम जो आपके खान पीने की चीजें हैं उसको उगाते हैं। तो इसमें क्या है, एक दूसरे को ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें जो आपका एबायोटिक बायोटिक फैक्टर है सभी को संजो के देखना होगा, और सभी का जो कंटामिनेशन है उसको दूर करना पड़ेगा, तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी एनिमल हेल्थ में अगर ध्यान नहीं देंगे तो जूनोटिक डिजीज जो है ऑब्वियसली वो ह्यूमंस के अंदर आएंगी और हेल्थ क्राइसिस का जन्म देंगी। अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो मिट्टी का अगर हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर, एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये ह्यूमन के हेल्थ के अंदर जाएगा। फिर आपके जो एनिमल हेल्थ है उसके अंदर ये चीजें एंटर करेंगी, जो भी कंटामिनेंट्स है, वाटर के जरिए, फूड के जरिए, सॉइल के जरिए। तो उससे क्या है, आपका जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है या फिर एनवायरनमेंट से जो प्रॉब्लम है इंसान को, जानवर को, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को एक टोटालिटी में देखना जरूरी रहेगा, एक्सपोजोम में देखना जरूरी रहेगा, ओके, या फिर एक्सपोजोमिक में देखना जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो करंट लिमिटेशन क्या है, हम सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस करते रहते हैं। जैसे दिल्ली में हमने सिर्फ एयर में फोकस किया, ओके, फिर खेती में देखते हैं तो सिर्फ सॉइल में फोकस किया, वाटर में कम फोकस किया कि वाटर भी तो कंटामिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ओके तो उन सभी चीजों को हमें क्या करना है, एक टोटालिटी में देखना जरूरी है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है इन सभी चीजों का। ओके तो उसको देखना जरूरी रहेगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि सभी चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से रिसर्च करना है, और सभी चीजों का हेल्थ, बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो, उसको ध्यान में रख के हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ओके अभी एनवायरनमेंट डे का ऐसा होता है कि सभी सिर्फ पौधे लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। पौधे लगाना
अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन पौधे लगा के ही हम एनवायरनमेंट को सिर्फ बचा नहीं सकते हैं। उसमें हम अगर जो सॉइल का पोल्यूशन है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, उसको भी ध्यान में रखना होगा एनवायरनमेंट डे के दिन ही। फिर हम जो लिटरिंग करते हैं इधर उधर, माइक्रो प्लास्टिक्स को फेंकना, ओके, या फिर प्लास्टिक्स को बहुत ज्यादा यूज करना, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना, इधर उधर फेंकना, इन सभी चीजों को भी हमें ध्यान देना होगा। ओके, फिर वाटर जो है उसको एक्सेसिव यूज करना, ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा, इन टोटालिटी देखना होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है अगेन बात करता है अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में ही, और उसमें एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करता है, एनवायरनमेंट के बारे में ही है लेकिन कुछ डिफरेंट आपको इसमें पर्सपेक्टिव मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस में पूछा जा सकता है, या फिर सीधा पूछा नहीं गया तो भी आप क्या है ये ध्यान रखिएगा कि हमको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या करना होगा, इन टोटालिटी उसको प्रोटेक्ट करना होगा। और उसमें आपका जो इंडिविजुअल है, देन जो कम्युनिटी है, देन जो लोकल गवर्नमेंट है, देन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, देन जो स्टेट गवर्नमेंट है, देन आपका नेशनल गवर्नमेंट है, देन आपका यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी को एक सिंक में काम करना जरूरी रहेगा। तो इन सभी आइडियाज को आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं। ओके, ऐसे में लिखने में और आपको सहूलियत मिलेगी इस आर्टिकल से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, विच इंक्लूड्स ब्रिंगिंग फॉरगॉटन फूड बैक टू द टेबल। तो अभी इसमें क्या कहा गया है, एमिंग फॉर एन एरा ऑफ बायो हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस किससे लानी है हमें, हमारे जो आपका एनवायरनमेंट है, ओके, उससे हमें क्या करनी है, हैप्पीनेस को बढ़ानी है। तो कैसे उससे हम हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं, बाय टैपिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करके, और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है जिनको हम भूल चुके हैं, या फिर हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं राइस में, वेट में, पल्सेस में, या फिर ऑयल सीड में, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके वेजिटेबल्स है जो नेचर में खुद से उगती है, जिनको खा के हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन पा सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खेती बाड़ी करने की भी जरूरत नहीं है, और ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है आपके केमिकल। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जो नेचर में चीजें पाई जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें ऑथर साहब है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अरुणाचल का ट्रिप लिया था। ओके, तो आर्टिकल के जो ऑथर है उन्होंने इसमें लिखा है कि रिसेंटली उन्होंने एक ट्रिप लिया था टू अरुणाचल, तो वहां पे देखा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका जो डाइट है उसको देख के जो ऑथर है वो अमेज्ड हो गए कि कैसे आपके जो लोकल ट्राइब्स है उन्होंने जो सारे फ्रेश वेजिटेबल्स है उनको अपने गार्डन से प्लग किया, ओके, या फिर जो नियर बाय आपके फॉरेस्ट रीजन है उससे प्लग किया, और उसको आपके अपने डाइट में शामिल किया। और इसमें स्पेशली दो ट्राइब की बात की गई है, नायशी ट्राइब एंड आपातानी ट्राइब। तो उनको क्या है, इन सभी जो आपके नेचुरल जो फॉरगेटन फूड्स है इनका आइडिया भी है, और इनको इस्तेमाल करके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी ली जा सक रही है। और आपके ज्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके जो वेजिटेबल्स या फिर हम फ्रूट्स उगाते हैं उसमें रिलाई नहीं करना पड़ रहा है। तो इससे क्या है, जब हेल्थ अच्छा रहेगा, हम जो केमिकल लेडन आपके फूड है या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो उससे हमें क्या है, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और उससे हैप्पीनेस क्या है, बढ़ेंगी। ओके, और नेचर के साथ जो हमारा लगाव है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेचर इज फुल ऑफ पोटेंशियलिटी। नेचर के पास इतना कुछ है हमें देने को जिससे हम अपना लाइफ अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। बस ग्रीड को हमारा क्या है, नेचर फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसमें ये सफर करेगा, जो हम आज के समय पे देख रहे हैं। तो ये जो बायो हैप्पीनेस का टर्म है ये किसने फर्स्ट कॉइन किया था, बाय एमएस स्वामीनाथन। तो बायो हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया कि हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, इसका सस्टेनेबल यूज से हम क्या कर सकते हैं, हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं। जो नेचर है वो भी ठीक रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा, देन हमारा हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहेगा। फिर हम जो नेग्लेक्ट करते हैं डिफरेंट आपके अंडर यूटिलाइज स्पीशीज को, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेग्लेक्टेड आपके स्पीशीज है उसको कहा जाता है ऑर्फन क्रॉप्स। ओके, ऑर्फन क्रॉप्स क्योंकि हम उनको ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि वो ट्रेडिशनली खुद से उगते हैं और रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होते हैं।
जो मॉडर्न एग्रीकल्चर उसको क्या कर रहा है, ओवरलुक्ड कर रहा है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल नॉलेज से, फिर ट्रेडिशनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, विदाउट हार्मिंग आवर सॉइल वाटर, हम कैसे हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, उसमें आप ये चीजें मेंस में जिक्र कर सकेंगे। और जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को हम अचीव कर सकेंगे। ओके तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको नेगेटिव इंपैक्ट पता ही है, सॉइल का आपका सेलेनिटी बढ़ना, वाटर टेबल का घटना, फिर यूट्रोफिकेशन होना, ओके फिर हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट रहना, फिर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज्यादा होना, फिर इसका इम्पैक्ट पड़ना बर्ड्स पे, अदर एनिमल्स पे, इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आना। ओके तो इससे अभी क्या है, ये जो सारी आपकी कीवर्ड्स है ना या फिर कंसेप्ट्स है, ये आप क्या कर सकते हैं, मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी, इनके बारे में भी देखना जरूरी होता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ओके बायो हैप्पीनेस रेफर्स टू, ऐसा करके आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है 4, उसमें से आपको राइट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने को दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके तो अभी अगर देखें तो इंडिया होल्ड्स 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ओके तो 8% हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी होल्ड करते हैं, डेस्पाइट ऑक्युपाइंग ओनली 2% ऑफ लैंड। इसमें हमारा देश में क्या है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके मतलब कितना हम एनवायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ओके फिर भी हम क्या है, आपके एनवायरनमेंट को इतना चोट पहुंचाते हैं, जबकि एनवायरनमेंट हमें खुद से ये सभी चीजें दे रही है। फिर न्यूट्रिशनल एंड पब्लिक हेल्थ में अगर देखें तो आज के समय पे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, ओके फिर राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 तरह का फूड हम कंज्यूम करते रहते हैं लगातार। ओके जबकि हमारे नेचर में इतने ज्यादा फूड है जिसको बिना उगाए ही हम खा सकते हैं। फिर इसमें सोशियो कल्चरल एंगल से देखे जो डिफरेंट ट्राइब है, ओके जैसे आपातानी हो, फिर कोली हिल, ये आपके तमिलनाडु में है। ओके तो कोली हिल तमिलनाडु में भी क्या है, आपका इमेंस नॉलेज ऑफ फूड बायोडाइवर्सिटी है, जिससे क्या करते हैं, डिफरेंट फूड्स को कंज्यूम करते हैं और अपना हेल्थ को अच्छा रखते हैं, और जो लाइफस्टाइल डिजीज है लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, ओके हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये इन सभी चीजों से निजात पा सकते हैं। इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड तरीके से अगर देखें या फिर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत लोगों को लाइवलीहुड दे सकती है, रूरल इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है, वुमेन को एम्पावर कर सकती है, ट्राइबल को एम्पावर कर सकती है। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक चीजों में हमें क्या देखना है कि जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उनको इन चीजों में भी रिसर्च करनी चाहिए। जो आपके ओवरलुक्ड एरिया है, अनसर्व्ड एरिया है, इसमें जो आपके ऐसे वेजिटेबल्स है जो आपके अनटैप्ड पोटेंशियलिटी है, उनको भी हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, और लोगों के बीच में जो जागरूकता है वो ऑल इंडिया लेवल में फैलानी जरूरी है। ओके तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका बायो हैप्पीनेस क्या है पूछा जा सकता है। फिर हमारा जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जो भी चीजें हमने देखी ये आप मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इसमें जो डेटास दी गई है कितना क्या हमारा डाइवर्सिटी है। ओके नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, हैज द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एक्सोर्बिटेड। तो क्या जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है क्या वो बढ़ रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ रही है। तो इसमें अभी क्या है, मैंने देखा कि इस आर्टिकल में बहुत चीजों को इंक्लूड किया गया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से मेंस में क्वेश्चन लिखने में हमें डिफरेंट डायमेंशन से आसानी होगी। ओके या फिर डिफरेंट फैक्टर्स हम दिखा सकते हैं। तो क्राइसिस में देखें तो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है। ओके तो ऑलरेडी क्या है, आपके हॉटेस्ट ईयर 2 पार हो चुके हैं, 23 और 24, 25 भी रहने वाला है, ऐसा आपका प्रेडिक्शन है बाय वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज IMD। ओके तो अभी CO2 का जो इमिशन है लगातार बढ़ते जा रहा है। देन बायोडाइवर्सिटी हमने बहुत लॉस किया है, जैसे फॉरेस्ट कवर का सिंकिंग होना, मोनोकल्चर का राइजिंग होना, एक तरह का क्रॉप उगाना, वेटलैंड जो है वो ड्राई हो रहा है बिकॉज ऑफ अनप्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट। ओके मास एक्सटिंक्शन हो रहा है जो हमारे फ्लोरास एंड फोना है। फिर पोल्यूशन का तो आप पूछिए मत की बहुत ज्यादा है। इंडिया इज होम टू 39 ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, 50 टॉप पोल्यूटेड सिटी का 39 हमारे देश में ही है। वेस्ट मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा, शहर में देखिए तो आपका कूड़ा इधर से उधर पड़ा रहता है। फिर आपका वाटर स्ट्रेस देखा गया है, लगभग 60 करोड़ लोग
आपके एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को झेलने वाले हैं इन फ्यूचर। लैंड डिग्रेडेशन लगभग 25 to 30% जो लैंड है वो आपके इरोजन की वजह से, ओवरग्राजिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बर्बाद हो रहा है। ओके, तो इनका अभी आप देखिए की ड्राइवर्स क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, सॉरी एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए। तो फॉसिल जो फ्यूल होता है उसका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अभी भी 70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से आती है। ओके, हमने ईवी का शिफ्टिंग लिया है अभी, ईवी पॉलिसीज, फिर भी क्या है अभी इसमें जो आपका ग्रोथ है बहुत ज्यादा कम है। डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज जो देख सकते हैं आप, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। हाईवे डेवलप करना, डैम डेवलप करना, रेल, एयरपोर्ट, ओके, माइनिंग करना, तो इन सभी चीजें क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट जो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, इनका आपका क्या हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है। EIA का डाइल्यूशन आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। ओके, फिर कैंपा जैसे जो आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। ओके, कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे कुछ प्रोविजंस ला दिए गए हैं जिससे हमें लगता है कि डेवलपमेंट भी सही है और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट की जा रही है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो सही नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन। ओके, फिर मोनोकल्चर का प्रॉब्लम देख ही सकते हैं, सिर्फ राइस उगाना या फिर आपका व्हीट उगाना या फिर शुगर कैन उगाना। ओके, वाटर का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। देन आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम। ओके, तो आपके बाय 2047 50% पॉपुलेशन आपकी अर्बन एरिया में रहेगी। उससे क्या है, आपके वाटर में, ओके, फिर वेटलैंड में, ओके, एयर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी आपको क्या है, क्या रीजन है वो पता चल रहा है, कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी पता चल रहा है। नेक्स्ट आपका जो वे अहेड है कि क्या वे अहेड लेना है। ओके, तो ये वे अहेड इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो हमें एग्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ओके, बायो हैप्पीनेस को अभी जो देखा था, कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेंस को करना जरूरी है, सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है ताकि वेस्ट को कम कर सके। ओके, न्यूट्रिएंट बेस्ड सॉल्यूशंस हमें लेने जरूरी है, कार्बन फार्मिंग करना जरूरी है। ओके, देन ग्रीन लाइवलीहुड को प्रमोट करना जरूरी है। फिर ग्लोबल लेवल में भी देखें तो UNFCCC का जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिसको 2010 में सेटअप किया गया है, तो इससे क्या करना है, ग्रीन ट्रांजिशन करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना जरूरी है फ्रॉम डेवलप नेशन टू अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। ओके, तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, पंचामृत स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ है जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूं, मेंस का आंसर राइटिंग एकदम ही टफ नहीं है। इट इज सबसे ज्यादा अगर कुछ इजी है ना वो मेंस का आंसर राइटिंग ही है। ओके, या फिर मेंस का एग्जाम देना ही है जिसमें आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। 20 क्वेश्चंस आते हैं हर GS पेपर में। ओके, एथिक्स को छोड़ के, एथिक्स का जो केस स्टडी है वो थोड़ा अलग हो जाता है उसमें नंबर। ओके, तो बाकी जो GS में उसमें आप 20 क्वेश्चंस फेस करेंगे। 20 क्वेश्चंस लिखना एकदम आसान हो जाएगा, कभी कभार एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकता है, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर, फिर भी आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो फिर से एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिस्कशन हो रही है। तो अभी जिस तरीके से हम केयरलेसली वाटर को यूज कर रहे हैं उसके वजह से एक समय पे अभी भी आ रहा है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अभी भी इंडिया के ऐसे जगह हैं, ऐसे ग्राम हैं या फिर ऐसे शहर हैं जिसमें पानी की किल्लत है। ओके, पीने का पानी हो या फिर आपका डेली हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए जो वाटर की जरूरत है वो बहुत सारे शहरों में अभी भी क्या है, बहुत आपकी स्कैसिटी झेल रही है। और अभी जो मिसमैनेजमेंट है, केयरलेस यूज है, ये इन फ्यूचर और वाटर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। अभी थोड़े पहले देखा था कि 60 करोड़ लोग सफर करेंगे एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस से। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं हम ग्राउंड वाटर को, स्पेशली खेती बाड़ी में। ओके, देन पोर वेस्ट वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वाटर हम जो स्टोर रखते हैं, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी रेन वाटर है, उसको हम आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर की कमी नहीं है, लेकिन वाटर का यूज पैटर्न जो है वो बहुत हमारा बुरा है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियल मेल्ट आप देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो एक समय जाके क्या होगी, रिवर सूखी पड़ जाएंगी,
वाटर की किल्लत आने लगेंगे। फिर आप देख सकते हैं इरेटिक मानसून है। अभी टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, रेनफॉल भी बढ़ने लगता है, लेकिन इरेटिक तरीके से बढ़ता है, और ये क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर को अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है, जो वाटर के ऊपर आपका निर्भर है। तो ये सभी चीजें हमें बहुत ही बारीकी से समझनी जरूरी है। और ये जो कीवर्ड्स है, ओके, इम्प्लीकेशंस आपको ये देखते ही इम्प्लीकेशंस पता चल जाएगा। ओके, तो ये सभी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। वाटर पोल्यूशन का क्राइसिस या फिर कंटामिनेशन एवरीवेयर कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट से हो रहा है, हाउस होल्ड जो सीवेज है, ओके, उससे हो रहा है। फिर जो हमारा बॉटल्ड वाटर है उसको अभी मिनरल वाटर बनाने के लिए, ओके, जो आपका घर में भी अगर फिल्टर लगा हुआ है तो उसका जो एक आउटलाइन रहता है वाटर का, उसमें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वाटर वेस्टेज जाता है, जो एक काफी चिंता का विषय है। फिर मिनरल वाटर के जो बॉटल है हम इधर उधर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वाटर को पोल्यूट करता है। एजिंग पाइपलाइन सिस्टम है जिसके वजह से बहुत ज्यादा लीकेज होती है, वाटर का मिसयूज होता है, ओके, या फिर वाटर वेस्टेज हो जाती है। तो अभी इसके लिए क्या है, हमें मिशन मोड अप्रोच लेना होगा, जिस तरीके से हमने स्वच्छ भारत मिशन लिया है या फिर नेशनल सोलर मिशन लिया है, ताकि हम वाटर को क्या कर सके, आपका मिस यूज से, केयरलेस यूज से इसको बचा सके। ओके, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी एनाबल रिसोर्स मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा सकते हैं फॉर लीक डिटेक्शन, एआई का यूज कर सकते हैं फॉर डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हमें रखना जरूरी होगा, ग्लेशियर फेड जो वाटरशेड है उसको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। फिर रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना इन स्पेशली इन अर्बन एरिया, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो इसमें ये आर्टिकल भी मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर जीएस पेपर आपके 4 में ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कैसे हम एनवायरमेंटल एथिक्स में चीजें पूछी जा सकती है। फिर जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 2 में कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज ले रही है, ओके, वाटर को आपके प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिहाज से पूछी जा सकती है। फिर जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के ऊपर, वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वाटर क्राइसिस का, क्योंकि वुमेन बहुत दूर से वाटर फेच करने जाती है। फिर ओवरऑल आप ऐसे में जब एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आप वाटर का डायमेंशन या फिर हाइड्रोलॉजी का डायमेंशन को मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है कि सेंसस को आपका स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम जून, ओके, जो जून आ रहा है उसमें। और ये आपका डिजिटल सेंसस होगा, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। इसमें प्री और मेंस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द सेंसस आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड 16 years ऑफ गैप will be the country's first digital census। फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, और सेंसस जब से चालू हुआ 1872 से चालू हुआ, तब से हर 10 साल में सेंसस हो रहा है, कभी भी नहीं रुका है। ओके, प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी ये पहली बार है जहां 16 years के बाद, ओके, सेंसस हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और इस बार डिजिटली होगा सेंसस। ओके, फिर द सेंसस विल आल्सो बी द फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंक्लूड एन इनैमोरेशन ऑफ कास्ट डेटा। तो कास्ट डेटा को भी इनैमोरेट किया जाएगा। लास्ट जो कास्ट डेटा का इनैमोरेशन है वो 1930s में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। जो ओबीसी का डेटा है उसको कलेक्ट नहीं किया गया, और या फिर कलेक्ट किया भी गया तो उसको पब्लिश नहीं किया गया आपके प्री इंडिपेंडेंस एरा में आफ्टर 1930। ओके, और SC ST का कलेक्ट किया गया था, वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो द dates of the 2 phase will be published in the official gazette tentatively on June 16। तो 2 phase में आपका सेंसस होगा और ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई किया जाएगा ऑन जून 16। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ सेंसस कहाँ देखा जाता है, इराक में। ओके, 3800 BC में ही हुआ था। फिर अब चाइना में, ये सभी BC में है, इजिप्ट में, फिर रोम में CE में हुआ था, ओके, 6 CE में। फिर इंडिया में देखे तो आसाम में आहोम रूल के समय सेंसस कराई गई थी, ताकि लैंड असेसमेंट किया जा सके, क्रॉप असेसमेंट किया जा सके। फिर आपका पैन इंडिया में अगर इंडिया लेवल में देखे तो अकबर, आईने अकबर जो है, अकबर के ऊपर लिखा हुआ, उसमें सेंसस के बारे में मेंशन किया गया था। ओके, तो ये अबुल फैजल ने लिखा था। ये चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, आईने अकबर ऑन अकबर बाय अबुल फैजल। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं मॉडर्न सेंसस जो है, अगर देखें तो 1872 में लॉर्ड मायो ने चालू किया था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, तो उसीलिए उनको आपके सेंसस के फादर भी कहा जाता है। फिर 1881 में रिपन के समय चालू हुआ था। ये फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था, ध्यान रखिएगा।
ओके, और अंडर किसके अंडर हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, WC फ्लोडेन के अंदर हुआ था। ओके, फिर अब इसमें 1931 तक कास्ट का डेटा को एनामोरेट किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ओके, फिर 1951 से आपका फर्स्ट सेंसस हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। ओके, किसके तहत? रजिस्ट्रार जनरल के तहत। ये एक ऑफिस है, किसके तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है। ओके, लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था। नेक्स्ट सेंसस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर ए गैप ऑफ 16 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें आप थोड़ा एक्ट को भी देख लीजिए कि कौन से एक्ट के तहत सेंसस की जाती है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत। कौन से एक्ट के तहत रूल्स एंड प्रोसीजर बने हैं? सेंसस रूल्स ऑफ 1990 के तहत। रजिस्ट्रार जनरल के तहत होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो सेंसस होगा उसका मेंस का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। प्री का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, मेंस का इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि सेंसस डेटा से हमें क्या होती है, आपका जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप। ओके, वुमेन कितनी है, मैन कितनी है, चाइल्ड कितने हैं, ओके, आपके गरीब कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, रिच कितने हैं, ये सभी चीजें का पता लगता है। और ये लगते ही आपका क्या होता है, या फिर एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड, बहुत सारी डेटा कलेक्ट की जाती है। ओके, तो ये डेटा से क्या होता है, गवर्नमेंट बेटर पॉलिसी बना सकती है। तो ये सभी चीजें इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। फिर क्या है, कास्ट सेंसस को एनामोरेट किया जाने वाला है, तो इससे क्या होगा, जो ओबीसी कास्ट है उसके अंदर जो आपके पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेटर रिजर्वेशन पॉलिसी का स्वाद दिया जा सकेगा, या फिर उनका डेवलपमेंट करवाया जा सकेगा, और बेटर वेलफेयर मेजर्स भी लिए जा सकेंगे। देन अभी डिलिमिटेशन के बारे में भी आया। जो डिलिमिटेशन है वो आपका क्या है, फ्रीज है टिल 2026 तक। तो अभी 2026 के बाद सेंसस होने वाला है, तो डिलिमिटेशन होने वाला है। तो इससे क्या है, आपकी जो सीटें हैं कुछ स्टेट में बढ़ सकती है, कहीं घट सकती है, जो फिर से क्या करेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। देन जो 33% वुमेन रिजर्वेशन इंश्योर किया गया है अंडर 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है, तो उसमें अभी नेक्स्ट सेंसस के बाद ही रिजर्वेशन होगा। तो अभी क्या है, ये खुशी की बात है कि वुमेन रिजर्वेशन को इंश्योर कर दिया जाएगा इस सेंसस के बाद। तो 2029 का जो इलेक्शन है उसमें हम 33% सीट्स को रिजर्व पाएंगे। ओके, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। बाकी काका कालेलकर कमेटी के बारे में कहा है, तो ये जो आपके सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अदर देन एसटी एंड एससी, उनको रिजर्वेशन के बारे में उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। फिर एक सेकंड कमेटी आपका बना था 1979 में। ओके, मंडल कमेटी। तो ये चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा है, ये बात करता है अबाउट SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक ऐसा टेरिटोरी होता है जिसमें रेगुलेशंस क्या रहती है, बहुत ज्यादा कम रहती है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो ओवर रेगुलेशन के शिकार ना हो और आराम से क्या कर सके, अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप कर सके। और देश को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सभी इंश्योर की जा सकेंगी। तो इसमें जो थोड़े जो रूल्स है उसमें सुधार किए गए हैं, रूल्स ऑफ 2025। ओके, ऐसे जो एक्ट है आपका SEZ एक्ट 2005 का है, ये रूल्स में सुधार की गई है। तो एक्ट एक बार बनता है, उसके ऊपर रूल्स को चेंजेस किया जा सकता है बाय एग्जीक्यूटिव। ओके, तो अभी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ओके, जैसे सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले असेंबली के लिए, बैटरी सेल्स के लिए, IT हार्डवेयर के लिए क्या किया गया है, कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। तो पहले जो आपका मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट था 50 हेक्टेयर था, बहुत ज्यादा था, ओल्ड रूल। न्यू रूल 10 हेक्टेयर कर दिया गया। ओके, और आपके नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन में ये 20 हेक्टेयर में था, इसको 4 हेक्टेयर किया गया। तो इससे क्या होगी, अभी आपके जो छोटे या फिर छोटे स्टेट है, या फिर आपके हिली स्टेट है, या फिर जो फ्रेजाइल इकोलॉजी में रहने वाले स्टेट है, इनमें SEZ का आगमन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी पैरामीटर्स में लैग करती रहती है उसमें आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें बात किया जा रहा है कि हमारा जो अभी डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो अगर हम देखें GDP का, तो लगभग 1.9% है। ओके, तो पूरा जो टोटल हमारा GDP है उसका हम 1.9% खर्च करते हैं हमारे डिफेंस सेगमेंट में। ओके, तो इसमें अभी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब है उन्होंने मेंशन किया है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो GDP का 2.5% होना चाहिए।
और धीरे धीरे ये 3% तक भी जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं वर्ल्ड का। और हमारी जो डिफेंस प्रायोरिटीज है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम अगर देखें तो आपके चाइना के प्रॉक्सिमिटी में है, फिर पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी में है, देन हम प्रॉक्सिमिटी में है विथ बांग्लादेश। ओके, जो देश हमें परेशान करती है या फिर इन फ्यूचर परेशान कर सकती है, जैसे बांग्लादेश। तो पहले तो ठीक था, अभी ये क्या है, ये भी हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन रहा है बिकॉज ऑफ रेजिम चेंज एंड प्रॉक्सिमिटी विथ चाइना। तो इसको अभी टेकल करने के लिए हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना जरूरी है। ओके, और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ ही जो अभी डिफेंस में क्या है, प्रोक्योरमेंट करने होते हैं, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो प्रोक्योरमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है काफी ब्यूरोक्रेटिक है, काफी रेड टेपिज्म है, तो उसको सहूलियत देनी जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, इजी प्रोक्योरमेंट कर सके समय के साथ। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ये डिफेंस सेगमेंट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हम आपका डिफेंस में कितना एक्सपेंस करते हैं जीडीपी का। ओके, तो ये 2.5 कहा गया है बाय 2030, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि डिफेंस में क्यों एक्सपेंस करना है। अभी ध्यान रखिएगा, हम किसी को अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं रख सकते हैं कि कोई अलग देश हमें अटैक नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान जैसे जो आपके नोटोरियस देश है, ओके, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फिर चाइना जैसे जो आपकी एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, तो इनके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, शक्ति ही शक्ति को क्या करता है, इज्जत देता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अपना शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ओके, और शक्ति से शांति आती है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीजें प्री मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो योगेंद्र यादव जी के द्वारा लिखा गया है, थोड़ा क्रिटिकल है चीजें इसमें। ओके, तो इसमें अबाउट आइडिया ऑफ इंडिया है या फिर जो हमारा नेशनलिज्म का आइडिया है उसको आपका डिस्कस किया गया है। ओके, तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहा गया है कि आपका शुड वी बी प्राउड टू बी इंडियन, तो हमें एज इंडियन कैसे प्राउड करना चाहिए। ओके, तो इसमें 3-4 आपके थॉट्स दिए गए हैं। तो जो जिंगोइस्ट है या फिर जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है वो क्या कहते हैं कि नेशनल प्राइड बाय डिफॉल्ट, इंडिया एज विश्वगुरु, एंशियंट सुपर पावर और इनफेलियबल। क्रिटिकल जो लेफ्ट है वो क्या कहते हैं कि नेशनल सेम दिखाते हैं, कि क्रिटिसिज्म करते हैं, कास्टिज्म, पॉवर्टी, पैट्रियार्की, इंटॉलरेंस, इन सभी चीजों को हटाने की बात करते हैं कि हमें एक और पावरफुल नेशन बनने के लिए। ओके, और जिंगोइज्म कहता है कि पावरफुल नेशन बनने के लिए हमें क्या है, पास्ट ग्लोरीज में ध्यान देना जरूरी रहेगा। और जो यादव जी है उनका कंस्ट्रक्टिव विजन क्या है कि वी मस्ट एक्नॉलेज आवर फीलिंग्स। तो हमें एज अ नेशन हमारे जो भी सेगमेंट में हम पीछे है या फिर हम उभर नहीं पा रहे हैं उनको हमें ध्यान देना है, उन चीजों को हमें क्रिटिसाइज भी करना जरूरी है, ऑनेस्टली क्रिटिसाइज करना है कि हम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट डिजायर्ड लेवल पे नहीं है, कास्टिज्म अभी तक नहीं हटा है, ओके, अभी भी कम्युनल टेंशन है। तो ये क्रिटिसिज्म की बातें हैं, इनको क्रिटिसाइज करना जरूरी है कंस्ट्रक्टिवली। ओके, ताकि हम क्या कर सके, डिग्निफाइड, ओके, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन है उसको हम रेस्पेक्ट कर सके। ओके, तो अभी एक नेशन का कोई फील्ड में, ओके, जैसे आपके सोशल फील्ड में हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम इसमें एंटी नेशनल नहीं बन जाते हैं। ओके, वो जरूरी है। तो एक नेशन को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना जरूरी है, तभी क्या है, नेशन क्रिटिसिज्म को झेलते हुए उन चीजों को इंप्रूव करेगा और आगे बढ़ेगा। ओके, तो वो चीजें इसमें कही गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी इसमें देखिए आप एस्पेक्ट अगर देखें तो कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म क्या है, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, नेगेटिव फॉर्म देखें तो मेजोरिटेरियन सिविलाइजेशनल मिथ को हम नेगेटिव कह सकते हैं कि जो देश है मेजोरिटी का है। ओके, देन अगर री इमेजिन करें पॉजिटिवली तो प्लूरल सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को हमें देखना है कि किस तरीके से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बुद्धिज्म का कैसे सर्च हुआ, जैनिज्म का सर्च हुआ, आजीविका आया, चारवाका आया, ओके, फिर आपकी सिखिज्म कैसे आई, ओके, इस्लाम कैसे आया। तो इन सभी चीजों को हमें देखना जरूरी रहेगा। एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी कैसे बनी हुई है इन प्लूरल इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है और वैसे हमें नेशन वाइज प्राउड फील करना जरूरी है।
फिर आपका नेशनल प्राइड, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें नहीं रखना है। ओके, तो हम अगर ऐसे देखेंगे कि हम ही सुपीरियर है तो वो क्या करता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर स्टेज में हमें अपने आप को क्रिटिकली एनालिसिस करना है, पॉजिटिवली। हाँ, पॉजिटिव क्रिटिकल एनालिसिस और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्ट्रक्टिव नहीं, ध्यान रखिएगा। ओके, एथिकल बनाना है, इंक्लूसिव करना है। ओके, लेयर्ड लॉयलिटी रखनी है, टोटलिटेरियन सबमिशन नहीं करना है। ओके, तो बाकी जो भी आपके देश में लोग हैं उनको ऑर्डरिंग नहीं करना है कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप से है, जैसे आपके कोई जैन है, कोई पारसी है। ओके, तो या फिर बुद्धिस्ट है। ओके, या फिर मुसलमान है, तो उनको ऑर्डरिंग नहीं करना है, मतलब अलग तरीके से, अलग से नहीं देखना है, एकजुट में देखना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखना है। यही हमारा सिविलाइजेशन कहता है, यही हमारा कल्चर कहता है, वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक मिडिल पाथ रखिएगा। ओके, आंसर में मिडिल पाथ रखिएगा, कोई एक्सट्रीम में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और एक्सट्रीम में जाना क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म को छोड़ना समझाता है ये। ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ब्रेन। ओके, हमें चीजों को क्या करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए देखना है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई। कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी दे सकते हैं कि क्या हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आपके लिए। बाकी और आप अगर फोन के जरिए भी बात करना चाहते हैं, समझ लीजिए आपने कोचिंग कहीं कर ली है, आपका कंप्लीट हो गया है, फिर भी कोई डाउट है तो भी हम आपको वो डाउट कैटर कर देंगे। ओके, उसके लिए हमें आपको हमें कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सभी चीजें आपको मैंने मेंशन किया। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट आर्टिकल। थैंक यू।